नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से एक अहम खबर सामने आई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और मुख्यमंत्री ने बहुगुणा जी को एक लोकप्रिय राजनेता और कुशल प्रशासक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताते हुए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा है कि बहुगुणा जी ने देश की स्वतंत्रता के साथ साथ समाज जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएम योगी ने यह भी कहा कि स्वतंत्र भारत में बहुगुणा जी ने जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री के और केंद्रीय मंत्री के रूप में कई उल्लेखनीय कार्य किए जो समाज के हर वर्ग के कल्याण और देश की समृद्धि के लिए समर्पित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन किया। मित्रों, लोकप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय बहुगुणा जी का जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के जनपद पौड़ी के एक छोटे से गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के उपरांत उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए प्रयागराज की भूमि को चुना। वहीं पे उच्च शिक्षा के साथ ही देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ एक छात्र नेता के रूप में जुड़े और निरंतर देश की स्वाधीनता के साथ ही सामाजिक जन जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना को प्रखर रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने लगातार प्रयास किए। प्रयागराज में छात्र नेता के रूप में 1942 में उनकी गिरफ्तारी होती है। स्वतंत्र भारत में एक जनप्रतिनिधि के रूप में, प्रदेश सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, प्रयागराज को एक पहचान दी। आज स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य, उनके द्वारा जनप्रतिनिधि के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में जो कुछ भी किया गया वह समाज के प्रत्येक तबके के लिए, देश की समृद्धि के लिए और आम जन के कल्याण के लिए ले गए हुए निर्णय थे। मैं इस अवसर पर आज उनकी इस पावन तिथि पर उन्हें
प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हैदराबाद से एक संवेदनशील खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर मुस्लिम स्कॉलर और उपदेशक सैयद आयुब ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करते हुए चुनौती दी है। सैयद आयुब ने सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा, इस ईद न सिर्फ संभल बल्कि पूरे भारत में सड़क पर मुसलमान पर नमाज पढ़ेंगे और किसी की हिम्मत हो तो मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक कर दिखाइए। सैयद आयुब ने वीडियो में यह भी कहा कि मुसलमान इन धमकियों से डरने वाला नहीं है और अगर योगी जी की हिम्मत हो तो उन्हें रोक कर दिखाइए। उन्होंने अपने पोस्ट में होली और नमाज का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि योगी जी को होली सड़क पर अच्छी लगती है तो नमाज पर क्यों रोक। यह पोस्ट 15 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब प्रशासन मामले की निगरानी में। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की माँ जनी तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाए। रोड पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे। रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम केसेस बुक करेंगे, हम जेलों में डालेंगे। ये धमकियां दूसरों को दे लेना। मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी तादाद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। टकले को दिन ब दिन मुसलमानों से प्रॉब्लम होती है, मुसलमानों से तकलीफ होती है। अभी ये टकला एक नया फितना लेकर आया है कि रोड पर ईद के दिन कोई मुसलमान नमाज अदा नहीं करेगा। लेकिन ये टकले के शहर में रोड पर गुंडाइज्म चलता है, रोड पर जैसो लड़ाई झगड़े चलते हैं, रोड पर मासूम बच्चियों के साथ गलत काम किया जाता है, रोड पर होली मनाई जाती है, रोड पर ना जाने कैसे कैसे काम होते हैं, रोड पर जैसो मुसलमानों को नाजायज नाम पूछकर मारा जाता है। लेकिन ये टकले को रोड पे नमाज अदा करने पर बहुत तकलीफ हो रही है। इसको पेट में दर्द हो रहा। इतनी तकलीफ क्यों है रे भाई तेरे को मुसलमानों से, समझ में नहीं आता। ये हिंदुस्तान में जितना हक तेरा है उतना हक मेरा भी है। लखनऊ से बड़ी क्राइम रिपोर्ट। थाना अलीगंज पुलिस और डीसीपी नॉर्थ की सर्विलेंस टीम ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के जाल में भोले भाले लोगों को फंसाकर लूटपाट और ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। जानकारी के अनुसार गिरोह अपने शिकार को पहले ऑनलाइन अपने जाल में फंसाता, फिर उन्हें कैमरे में बुलाकर वीडियो बनाता और ब्लैकमेल करता था और आरोपियों ने क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कराए। पुलिस ने गिरोह में शामिल 4 सतीर आरोपियों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान देवकारण सिंह, आकाश पांडे, खालिद अहमद और सुभाष रावत उर्फ गुल्लू के रूप में हुई। गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फ़ोन, 3 बाइकें और नगद राशि बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि गिरोह को अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और इस कार्रवाई की सफलता के बारे में एडीसीपी नॉर्थ ऋषभ रूनवाल ने प्रेस वार्ता पर जानकारी दी। लूटपाट करके ब्लैकमेल करते थे, क्या था पूरा मामला? देखिए, दिनांक 16 मार्च 2026 को सुबह करीब 5:50 पे हमारी डीसीपी क्राइम टीम और अलीगंज थाना टीम ने सेक्टर ई के पास घेराबंदी करके जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप है उसके माध्यम से जो लोग लूटपाट ब्लैकमेलिंग करते हैं उनके 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया है। इनके पास से हमें 3 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फ़ोन्स और कुछ नकदी बरामद किए गए हैं। इन 4 अभियुक्तों का विवरण खालिद अहमद, आकाश पांडे, देवकरण सिंह और सुभाष रावत है और एक बाल अपचारी है। ये चारों जो है हमें जब वादी के द्वारा सूचना दी गई, उसके सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा इसमें तत्काल टीम गठित की गई
और इनमें हमने इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। इनके द्वारा ऑनलाइन डेटिंग ऐप ग्राइंडर के माध्यम से कुछ विक्टिम्स जो कि स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको ये लोग जो है इन्फ्लुएंस करते थे, उनसे फ्रेंडशिप करते थे और उस झांसे में लेकर उनके साथ जो है उनको घर पे बुलाया जाता था या उनके घर पे ये लोग आते थे और उसके माध्यम से ये लोग जो है उनकी कुछ उनको एक फ्रेंड जो है उनके घर पे जाता था और वो फ्रेंड अपने दोस्तों को बुला लेता था। फिर वो लोग इनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाते हैं विक्टिम्स की, और वो विक्टिम्स की आपत्तिजनक वीडियो बनाते हुए और उनको मुकदमे का डर दिखाकर उनके पास घर से लूट करते थे और उनके फ़ोन से भी QR कोड के माध्यम के द्वारा इनके द्वारा लूटपाट की गई है। और इनके पास से जो है हमें सारे बैंक स्टेटमेंट के रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसमें इस चीज़ की पुष्टि हुई है। इन अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे हैं, जिनमें जो खलीद अहमद है जिस पे मारपीट का मुकदमा है, और ऊपर देवकरण सिंह है जिस पे भी जो है पॉक्सो का मुकदमा है। कुछ अन्य शेष भी जो है इस गिरोह के सदस्य हैं, उनकी गिरफ्तारी में हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। सर आरोप देखिए, पूछताछ के माध्यम से हमें पता चला है लखनऊ में भी इन्होंने कुछ अन्य थाना क्षेत्रों में भी घटना को अंजाम दिया गया है। अब क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा है, कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी के ये लोग बिलोंग करते हैं, इसलिए बहुत खुल के सामने नहीं आते। अब जैसे ही घटना का संज्ञान लिया गया और पूछताछ हो गई तो उससे जो हमें पता चल के आया कि लखनऊ के कुछ अन्य थानों में भी जो है घटना की गई जिसके संबंधित में जो है विधिक कार्रवाई प्रचलित है, और ये भी पता चला है कि कुछ अन्य जनपदों में इनके द्वारा जो है घटना की गई है और इनमें जो बाकी गैंग के सदस्य हैं जो अन्य घटना में भी शामिल है उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। डेटिंग ऐप की कोई वास्तविकता में कोई भूमिका है क्या? देखिए, ये ग्राइंडर ऐप है। ये ग्राइंडर ऐप के माध्यम से आपके आसपास के सभी जियो लोकेशन पे जो लोग प्रोफाइल ये दिखती है और उसी प्रोफाइल के माध्यम से ये लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उसी के माध्यम से जो है इन्होंने एक दूसरे से पहचान की है और विक्टिम्स को जो है इन्होंने बहला फुसलाकर जो है उनके साथ लूटपाट, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल जैसी घटनाएं कारित की गई है। सर आरोपियों की अरेस्टिंग कहाँ से की गई है? इनको गिरफ्तार करने में अहम भूमिका किसने निभाई है? देखिए, इनकी गिरफ्तारी सेक्टरी अलीगंज थाने से की गई है आज करीब सुबह 5:50 पे, और गिरफ्तारी में मुख्य जो हमारे टीम है वो DCP क्राइम टीम नॉर्थ की, और साथ में अलीगंज थाने के साथ साथ दूसरे थानों की टीम की एक जॉइंट ऑपरेशन हमने चलाया है। ठीक है। LPG के गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच औरैया जिले के एक गांव आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर सामने आया है। यहां के घरों में पिछले कई वर्षों में से गोबर गैस संयंत्र के जरिए चूल्हे जल रहे हैं। हालांकि अब उपकरणों की कमी के कारण ग्रामीणों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पर वह गाँव जो भाग्य नगर ब्लॉक में स्थित है, इन दिनों चर्चा में है। गांव के कई परिवार पिछले करीब 10 वर्षों से गोबर गैस संयंत्र के जरिए अपने घरों की रसोई चला रहे हैं। करीब 60 परिवारों वाले इस गांव में लगभग 15 घरों में गोबर गैस संयंत्र लगे हुए हैं। ग्रामीण अपने मवेशियों के गोबर से गैस तैयार करते हैं और उसी से भोजन बनाते हैं। इससे जहां रसोई गैस का खर्च बच रहा है, वही संयंत्र के निकले वाला अवशेष खेतों के लिए जैविक खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि गांव में लगे गोबर गैस संयंत्र की जल्द मरम्मत कराई जाए और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सस्ती और वैकल्पिक ऊर्जा का लाभ उठा सके। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? ग्राम परवाह। आपके यहाँ जो गोबर गैस लगी हुई है, इसके किस योजना के तहत ये बनवाई गई थी और इससे जो है आप कितना लाभान्वित महसूस कर रहे हैं? यह 2013 में समय भारतीय योजना के द्वारा बनवाई गई थी। ये जो है आपको खाना बनाने के लिए जो है कितने दिन में, एक दिन के लिए कितने गोबर की आवश्यकता होती है? 4-5 लोगों को खाना बनाने के लिए कम से कम 10 केजी गोबर की जरूरत पड़ती है। 10 से 20। गांव में अगर बात करें तो कितने लोगों को इस तरह का लाभ मिला है? गांव में लगभग 15 बनी हैं गोबर गैस। पूरे गांव में संख्या क्या है घरों की लगभग? पूरे गांव में घरों की संख्या क्या है? ऐसे 100 के समथिंग। आपके लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है।
उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को लेकर विवाद गहरा गया है। बुलंदशहर निवासी दीपक शर्मा ने परीक्षा में पंडित ब्राह्मण समाज से जुड़े आपत्तिजनक सवाल के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप है कि 2 दिन बीत जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस नाराजगी में आज दीपक शर्मा ने पेट्रोल पंप पर खुद पर एक डीजल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। मौके पर पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर उन्हें हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। दीपक शर्मा का कहना है कि ब्राह्मण समाज को लगातार बदनाम किया जा रहा है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी वे फिर आत्महत्या कर अपनी आहुति देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हुसैनगंज पुलिस दीपक शर्मा को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक जी, आप जो है पुलिस भर्ती बोर्ड पहुंचे थे, क्या मामला था और क्या करने जा रहे थे? मैं 14 तारीख से लगातार निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो। महत्व एफआईआर रजिस्टर्ड गई है और ये लोग गुमराह कर रहे हैं। प्राथमिक जांच का कोई महत्व नहीं। प्राथमिक जांच को जब चाहे जब बंद कर देंगे, मगर एफआईआर जब जीडी में चढ़ जाती है तो उसमें न्यायपालिका की पूरा वो हो जाता है हस्तक्षेप। ये एफआईआर भी लगाएंगे तो न्यायपालिका उसे जब तक स्वीकृत नहीं करेगी इनके एफआईआर मंजूर नहीं होगी। और इसी प्रकार मेरा निवेदन था एफआईआर हो। तो मैं उससे इतना पीड़ित हूँ तो मैंने विचार बनाया कि जिस बोर्ड से भर्ती बोर्ड में आग लगाकर उसमें अपने आहुति दूं, क्योंकि मैं बहुत पीड़ित हूं। मैं आत्मदाह करना चाह रहा था इस प्रकार। और एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई। ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान हो रहा है। मैं ये भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि ब्राह्मणों को अब उत्तर प्रदेश बलिदान मांग रहा है, बलिदान देना होगा, नहीं तो लगातार इस तरह से अपमानित हो रहे हैं, ऐसे ही होते रहेंगे। और इतने अपमानित हो रहे हैं। आप सब कोई कहता है कि अपनी बेटी दे दो, इस कितना दुर्भाग्य की बात है। कोई आपकी बेटी मांगता है, कोई व्यक्ति मोहल्ला पड़ोस का आया बेटी मांगने लगे तो जिंदा गाड़ देगा। इस तरह से अपमानित किया जा रहा है और हम कुछ नहीं मांग रहे। हमारे एक विद्यार्थी बिल्कुल गरीब हो, वो 2 बार फार्म परीक्षा में भर पाता है। तीसरी बार वो कहता है यार मैं नहीं भर पा रहा, मेरे पास पैसे की तंगी है, तीसरी बार नहीं भर पाता। उसका पैसा इतना ज़्यादा है। भाई जो आर्थिक रूप से कमजोर हो उनके लिए तो पैसे की छूट हो। और इसकी हम जब मांग करेंगे, अभी तो मांग ही नहीं कर रहे, जब इतना विरोध हो रहा है, जब हम मांग करेंगे तो कितना विरोध होगा आप जान लो। बलिया से दुखद घटना की खबर सामने आई है। गुरुवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिलकहर चट्टी में आज सुबह अचानक एक मकान में आग लग गई, जिससे दम घुटने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस के अनुसार मृतकों में शामिल है रिंकी पत्नी नीरज, उम्र लगभग 22 वर्ष, और नीरज का पुत्र धीरज, उम्र लगभग 4 वर्ष। वही नीरज चौरसिया पुत्र झूलन चौरसिया, उम्र लगभग 24 वर्ष घायल हुए हैं, जिनका उपचार जिला हॉस्पिटल में चल रहा है। एसपी ओमवीर सिंह ने बताया है कि आग लगने की सूचना आज सुबह 3:30 बजे डायल 112 के माध्यम से प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने के कार्य किया गया। एसपी ने यह भी कहा कि फील्ड यूनिट टीम, अन्य अधिकारीगण और प्रशासनिक अधिकारीगण मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई में लगे हुए हैं। फिलहाल मौके पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास जारी है। सुबह करीब 3:30 बजे थाना गढ़वाल को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि चलकर में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उसमें आग लगी है। सूचना पर तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, तो यहाँ आके ये देखा गया कि बिल्कुल एकांत में एक मकान बना हुआ है, 2 मंजिला है, जिसमें थोक का व्यापार ये लोग करते थे। किराने का पूरा सामान यहाँ पर रहता था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सामान था। आग भी व्यापक रूप धारण कर चुकी थी। पूरे जनपद की जो फायर की टीमें हैं वो, हमारी गाड़ियाँ और सभी अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए थे। इस दुखद घटना में अभी तक एक करीब 4 साल का बच्चा, जो यहाँ व्यवसायी नीरज चौरसिया थे उनका है, उनकी पत्नी, उनकी दम घुटने के कारण बताया गया है कि
मृत्यु हो गई है। बाकी अभी आग का व्यापक रूप है और यद्यपि बुझ गई है, लेकिन बीच बीच में, क्योंकि इसमें रिफाइंड ऑयल वगैरह भी काफ़ी था, तो बीच बीच में लपटें उठ रही हैं, आ जाती हैं। लेकिन अब इसे देखा जा रहा है पूरा, हमारी फील्ड यूनिट भी आ गई है, इसके तथ्यों तक जाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या कारण हो सकता है। और बाकी परिजनों के भी संपर्क में हैं। एक भाई जिसने मेहनत करके, नीरज, जो ऊपर मंजिले से कूदा था, जिसने बाद में गांव वालों को भी बताया और गांव वालों ने भी प्रयास सभी ने किया। और बाकी अभी देखा जाएगा। अभी अब थोड़ा आग शांत हुई है, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा है पूरे परिसर में। पूरी परिवारजनों के साथ मिलकर, क्योंकि इनके फादर जो हैं वो अभी नहीं ट्रेस हुए हैं, कहाँ हैं जी, कहीं बाहर हैं, क्योंकि परिजनों का कहना है कि वो शायद सुबह 2:30 बजे ताला बंद करके चले गए हैं। लेकिन अभी इस पे कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी कितने में सूचना मिली थी? 3:30 के करीब सूचना मिली। सर, आग किस कारण से? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश से सनसनीखेज खबर सामने आई है। गांव राहपुरा चौधरी में पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत अचानक खूनी वारदात में बदल गई। जानकारी के अनुसार अफसर खान नामक युवक ने पंचायत के दौरान चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर अपनी 45 वर्षीय सास आसमा और 19 वर्षीय साले आदिल की हत्या कर दी। इस मामले में उसकी पत्नी सयामा भी गंभीर रूप से घायल हो गई है और जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। घटना के पीछे लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद को बताया जा रहा है। पंचायत के दौरान कहा सुनी बढ़ गई और इसी तनाव में अफसर खान ने चाकू निकलकर हमला कर दिया और आश्चर्यजनक रूप से हमले के समय पंचायत में मौजूद लोग कुछ कर भी नहीं पाए और पूरे गांव में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। अमित भाई भैया रोल करिए, क्या मामला है? आज थाना इज्जतनगर अंतर्गत रायपुरा चौधरी गांव में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी सास और अपने साले को चाकू मार के घायल कर दिया गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है। दोनों की पत्नी को भी चाकू मारा गया है, जो भी उपचाराधीन है। मौके पे पुलिस पहुंची है। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, एसपी सिटी सीओ मौजूद है और उसके साथ साथ फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है। परिवार वालों से बातचीत की गई है, जो घटनास्थल है वहाँ पे बातचीत की मैंने, तो इन्होंने बताया है कि इनके पति पत्नी का विवाद था दोनों का। जो आरोपी है अफसर और इसकी पत्नी साइमा, ये एक ही परिवार के हैं। इनका आपस में विवाद था, जिसके समाधान के लिए जो राशिद हैं यहाँ पे, उनके घर पे आज बुलाया गया था। घर के और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद थे। उसी दौरान इनकी आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद अफसर जो आरोपी है उसके द्वारा चाकू से इनके ऊपर वार किया गया, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। जो इनकी पत्नी है वो भी उपचाराधीन है। हम लोग इंश्योर करेंगे कि अच्छे से अच्छा उपचार उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि वो ठीक हो जाए। सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा एक लगा हुआ है, जो घटनास्थल है घर के अंदर का है, वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है। उसका डीवीआर हम लोगों ने कब्जे में लिया है, उससे पूरा घटनाक्रम और क्लियर हो जाएगा। जो भी परिवार वालों द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे और कठोर कार्रवाई इंश्योर करेंगे। सर, पंचायत के वक्त कितने लोग मौजूद थे यहाँ पर? सर, कुछ पता है? जो ससुराल पक्ष है आरोपी का, उनकी तरफ से तीन लोग मौजूद थे और आरोपी जो है वो खुद मौजूद था, कि पत्नी भी यहाँ पे मौजूद थी। जो राशिद है जिनके यहाँ पे पंचायत हो रही थी वो मौजूद थे, उनका परिवार मौजूद था। और भी राशिद के और आसपास के 2-3 लोग थे जो इस प्रयास में थे कि इनको समझा बुझा के इनका आपस में समाधान करा दिया जाए, वो लोग मौजूद थे। ये भी परिवार वालों ने बताया कि 2 बार इससे पहले राशिद के द्वारा इनका समाधान कराया गया था आपस में बातचीत करा के, और उसी कारण से इनके घर पे आज ये प्रयास किया। सर, बताया जा रहा है कल 112 पे शिकायत हुई थी, पुलिस भी आई थी, थाने भी शिकायत करके ये इन्होंने बताया कि 112 पे कल सूचना दी गई थी, जिसमें इनके द्वारा कहा गया था, इनकी पत्नी के द्वारा, कि मेरा सामान मैं निकालना चाहती हूँ। पुलिस के द्वारा ताला खुलवा के उनका सामान उनको वापस करा दिया गया था। 112 पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर यहाँ के थे उनको भी बुलाया गया, उनसे भी हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। पूरा क्या सूचना 112 पे आई थी और क्या उसका समाधान कराया गया था, इसको भी चेक करेंगे। आरोपी सर फरार है? हाँ, अभी आरोपी फरार है। हम लोग जल्दी ही गिरफ्तारी इंश्योर करेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों बने रहिए हम मिल टीवी भारत के साथ।